नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स में जो 4th जेपीएससी और 5th जेपीएससी में पूछा गया था उस क्वेश्चन को पूरा हम लोग विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि उसमें ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, अभी 6 जेपीएससी और अभी 7 जेपीएससी में जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, उसमें कम झारखंड से कम क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन जो भी आज 4था और 5वां जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग पूरा विश्लेषण करते जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जो विश्लेषण से ही आपको बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे जो आने वाले झारखंड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और संभव है कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसका हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेंगे। ये कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज अलग अलग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन पीछे जेपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए 4th जेपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप दरोगा में भी देखेंगे क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, या झारखंड के अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन या सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो यहाँ एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, इसका आंसर डी होगा, सिद्धू कान्हू। यानी 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में संथालों का विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, जबरदस्त विद्रोह था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो था 4 मुर्मू बंधुओं ने किया था, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, ये चारों भाई थे और चारों इस आंदोलन में शहीद हो गए। और इनके 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो, वो भी शहीद हो गए। ठीक है, इस विद्रोह का दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। यानी इस विद्रोह को दबाने का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने सहयोगी भूमिका निभाई थी, यानी इस विद्रोह को दबाने में सहयोगी भूमिका निभाई थी। LSMO मूले ने, याद रखेंगे कि संथालों के इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी गई थी, संज्ञा दी है, यानी दोनों आपस में मुठभेड़ हुआ और उसी में विद्रोह भड़क उठा और विद्रोह हो गया। ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स ने इन्हें भारत की प्रथम जन क्रांति माना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। यानी झारखंड में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या नॉर्वेस्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, यह मानसून की दोनों शाखाएं, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा द्वारा दोनों होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अरब सागर की शाखा द्वारा ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है और जो होता है कम होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में पूर्वी भाग में मुख्य रूप से जो होता है बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो होता है उसी शाखा द्वारा वर्षा होती है। अब हम लोग आते हैं, देखिए झारखंड में कितने जिले हैं, है ना। तो एकदम स्पष्ट है कि झारखंड में जो है टोटल जो होता है झारखंड में 24 जिले हैं। यानी झारखंड जब गठन हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड में कुल 18 जिले थे और झारखंड अलग होने के बाद इसमें 24 जिले हैं, यानी 6 नए जिले का सृजन किया गया है। ठीक है, जिसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि झारखंड में जो नए जिले का सृजन हुआ है, ये आपको 2nd जेपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन, ये 2nd जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इसमें कि झारखंड में नए जिले का कितना सृजन हो गया। अभी पूछ दिया कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए कि 6 जो नए जिले बने हैं, कौन कौन जिला बने। 19वां जिला जो बना था 4 अप्रैल 2001 को पलामू से काट कर बनाया गया था। 20वां जिला जामताड़ा बना जो 20 अप्रैल 2001 को जो दुमका से काट कर बनाया गया था। और 21वां जिला सिमडेगा जो बना जो 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग करके बनाया गया। 22वां जिला सरायकेला खरसावां बना जो अप्रैल 2001 में पश्चिम सिंहभूम से इसको अलग करके बनाया गया। उसी तरह खूंटी जिला जो बना 23वां जिला जो 12 दिसंबर 2007 को रांची से अलग करके बनाया गया। और 24वां जिला रामगढ़ बना जो 12 सितंबर 2007 को ये हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या रांची को। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा रांची। ये क्वेश्चन में विवाद हुआ था, जेपीएससी ने जब ऑप्शन आंसर की जारी किया था उन्होंने इसको हजारीबाग मान लिया था, जो गलत था। ठीक है, बाद में विवाद हुआ, लड़कों के द्वारा आंसर की का जो ऑब्जेक्शन आया था उसमें से लड़कों द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई थी, बाद में इसे क्लियर किया गया और ये जिला रांची को माना उसने
ठीक है, यानी जेपीएससी ने इसका गलत ऑप्शन माना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य का लोगो में कितने जे अक्षर का बनाया गया है। ठीक है, यानी झारखंड का जो लोगो है उसमें कितना जे अक्षर का है। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 या 6, तो यानी देखिए आप फिगर में जो देख रहे हैं उसमें पहले ये झारखंड का ये लोगो था जिसमें 4 जे अक्षरों को मिलकर बनाया गया था। इस लोगो का निर्माण अमिताभ पांडे ने किया था। ठीक है, लेकिन अभी जो झारखंड का लोगो है, जो 15 अगस्त 2000 से एक नया लोगो जारी हुआ है, जो आप सामने चित्र में देख रहे हैं, इस लोगो है। ठीक है, इसमें ये लोगो है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कहता है कि झारखंड क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ, यानी झारखंड परिषद में स्वायत्त परिषद का गठन जो है का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 8 अगस्त 1993, 8 अगस्त 1994, 8 अगस्त 1995 या 8 अगस्त 1996। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा सी होगा। इसको हम लोग देखते हैं कि 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, यानी बिहार विधानमंडल की विधान परिषद और विधान परिषद और विधानमंडल दोनों में झारखंड क्षेत्र स्वायत्ती परिषद विधेयक पारित किया गया। ठीक है, 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई तथा 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ। ठीक है, शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। यानी जब गठन हुआ था, देखिए ऑप्शन यहाँ 8 अगस्त दिया है, 9 अगस्त होना चाहिए, आंसर मेरा सी ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर में भी इसको आप देख सकते हैं, क्या है ऑप्शन देखिए, पूर्व में है, पश्चिम में है या फिर उत्तर में या दक्षिण में। तो आप फिगर में देख लीजिए कि यहाँ झारखंड की स्थिति कहाँ है। ठीक है, तो झारखंड की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर यह मेरा उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में झारखंड जो होता है उत्तरी गोलार्ध में है ही, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व विभाग में स्थित है, देखिए इस जगह पर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, कड़िया मुंडा या बाबूलाल मरांडी। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयपाल सिंह। ठीक है, यानी जमशेदपुर में आदिवासी महासभा ने एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया, यानी एक संयुक्त सम्मेलन जमशेदपुर में आयोजित किया गया था जो 2 दिन चला था, यानी 31 दिसंबर 1949 ईस्वी एवं 1 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी लास्ट 1949 का जो अंतिम महीना था, अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी नया साल, यानी दो दिन चला था, जिसमें 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। यानी इसी सम्मेलन में डिसाइड हुआ कि आदिवासी महासभा ही झारखंड पार्टी होगी और जयपाल सिंह इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी जयपाल सिंह जो थे मरांगोम के, जिनको कहा जाता है उपनाम, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी की स्थापना सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण जयपाल सिंह ने ही दिया था, यानी अध्यक्ष बने और उन्हें अध्यक्षीय भाषण जयपाल सिंह ने ही दिया था। और इस तरह से हम देखें कि जेपीएससी 4th में 8 क्वेश्चन की चर्चा की है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, वो क्वेश्चन की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं 5th जेपीएससी में, जो 2013 में हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन पहला देखिए, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। यानी हिंदू भाद्रपद मास में जो होता है एसटीज की कौन सी पूजा होती है, रामनवमी, सरहुल, कर्मा या सोहराय। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कर्मा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए विकल्प में दिए गए त्यौहार में उन्हें मनाने का महीना थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ त्यौहार है, उसको मनाने का महीना हम लोग देखते हैं कि रामनवमी है, यह पर्व जो होता है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, चैत माह का जो होता है शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है रामनवमी। उसी तरह सरहुल होता है, यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कर्मा जो होता है, यह त्यौहार भादो यानी सितंबर माह की एकादशी को मनाया जाता है, भादोकर एकादशी। ठीक है, भादो का महीना होता है और उसमें एकादशी को ये दिन मनाया जाता है। सोहराय देखते हैं कि यह पशुओं का त्यौहार है, यह कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कर्मा पूछा गया है, तो कर्मा जो होता है इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो,
पढ़ा, मुखिया या मांझी। तो यहाँ पर देखिए गांव मांझी, संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। इसको हम लोग मांझी शासन व्यवस्था में, एक प्रश्न आपको जेपीएससी अभी 7th जेपीएससी में आपको पूछा जाएगा और वहाँ हम लोग इसका डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि संथाल झारखंड की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक है और उन्हें मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, इनमें जो होता है, इनमें मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर परगनित होता है, यानी सबसे उच्च स्तर पर परगनित होता है। उसके नीचे देश मांझी होता है और फिर मांझी होती है। ठीक है, मांझी गांव का प्रधान होता है। उन्हें गांव के अतिरिक्त एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, यानी गांव की भी समस्या का और गांव से ऊपर की समस्या दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी दोनों के बीच में ये कड़ी का काम करता है। ठीक है, मांझी को गांव की प्रशासनिक, व्यावसायिक और लगान लेने का अधिकार है, यानी गांव का जो प्रमुख होता है मांझी, उसको प्रशासनिक, व्यावसायिक और लगान लेने संबंधी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, यानी धूमकुड़िया जो है किस जनजाति की एक सामाजिक संस्था है? उरांव की, कुड़ुक की, मुंडा की या फिर संथाल की? तो यहाँ इसका सही आंसर ए है, उरांव की। हम लोग देखते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख जनजाति और उसकी सामाजिक संस्था जिसको युवा गृह के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए संथाल का जो युवा गृह होता है उसको घोटुल कहते हैं। ठीक है, उरांव की जो सामाजिक संस्था है युवा गृह, उसको धूमकुड़िया कहते हैं। मुंडा की जो सामाजिक संस्था है, मुंडा की सामाजिक संस्था को गीती ओड़ा बोलते हैं। उसी तरह हो जनजाति की सामाजिक संस्था को भी हम लोग गीती ओड़ा बोलते हैं। और खड़िया जनजाति है तो खड़िया जनजाति की भी सामाजिक संस्था है, उसको गोतियो बोलते हैं। गोंड जनजाति है, इसकी सामाजिक संस्था को फिर देखते हैं घोटुल या गोटल भी बोलते हैं इसको। सोरिया पहाड़िया जनजाति है, इसकी सामाजिक संस्था को क्या बोलते हैं? कोड़वा। उसी तरह कोरा एक जनजाति है, इसकी सामाजिक संस्था को गीती ओड़ा बोलते हैं। और असुर जो सब प्राचीन जनजाति माना जाता है इसको, ठीक है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर है, इसकी सामाजिक संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? गत्योरा या गीती जोरी या फिर ठंडा। ठीक है, ठंडा बोलते हैं। और इसी तरह थोड़ा सा देखते हैं कि बिंझिया एवं खरवार झारखंड की ऐसी जनजाति है जिनका युवा गृह नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी बिंझिया और खरवार झारखंड की दो जनजाति हैं, इसमें किसी प्रकार की सामाजिक संस्था या युवा गृह नहीं पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं हजारीबाग के सूरज कुंड, जो झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। यानी यहाँ जो सूरज कुंड है जो झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए आपको डिग्री टेम्परेचर में दिया है, इसको याद रखना है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस या फिर उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 182 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 84 डिग्री सेल्सियस या 186 डिग्री फ़ारेनहाइट, 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, 92 डिग्री सेल्सियस या 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यानी हजारीबाग जिले के जो बरकट्ठा में से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो सूरज कुंड है, उसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस है। यह भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं, यह भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी झारखंड में जो होता है छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, कोइलकारो क्षेत्र में या फिर पलामू क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, पलामू क्षेत्र। देखिए छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दामोदर घाटी निगम की स्थापना यानी डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 में या फिर 1948 में? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दामोदर घाटी जो होता है भारत की पहली, यानी पूरे भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना की जो स्थापना हुई थी 1948 यानी आज़ादी के बाद। ठीक है, 1948 ईस्वी में आरंभ हुई। यह परियोजना अमेरिका में सफल रही टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। यानी अमेरिका में सफल रही टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर डीवीसी
बनाई गई। ठीक है, इस परियोजना के चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस प्रकार मेरा सही आंसर डी है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं 7वां प्रश्न, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में? तो रांची में जो कैथोलिक चर्च है, गिरजाघर है, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन पुरलिया रोड में की गई थी। ठीक है, जो झारखंड का पहला चर्च था, जीईएल चर्च जो है, जीएल चर्च की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? यानी 100 मीटर 100 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है, वैसा कौन सा जलप्रपात है? देखिए, हिरनी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसन जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचाई से गिरने वाला, और जो 4 ऑप्शन दिया है चारों में कोई नहीं है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर मारा होगा उसका सब का सब आंसर सही होगा, नंबर उसको मिल गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा जलप्रपात कितनी ऊंचाई की है। 100 मीटर यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, झारखंड की जलप्रपात और उसकी ऊंचाई यहाँ पर हम लोग देखिए, पहला हम देखिए बूढ़ा घाघ या जिसको लोधा जलप्रपात या लोधा घाघ भी कहा जाता है, वह 137 मीटर ऊंचा है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए हुंडरू ऑप्शन में दिया है, तो हुंडरू 174 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पूछा है 100 मीटर, तो ये 74 मीटर इसका ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मोतीझरा जलप्रपात जो होता है 46 मीटर है, घाघरी जलप्रपात जो होता है 43 मीटर है, या दसम जलप्रपात है, इसको 40 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सदनी घाघ जलप्रपात जो है 60 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से जो ऑप्शन में दिया इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, यानी झारखंड में जो फसल पैदा होता है कितने प्रकार होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो यहाँ इसका आंसर बी होगा, 2 प्रकार का। ठीक है, यानी झारखंड में मुख्य रूप से खरीफ फसलें और रबी फसलें ही होती है। इन फसलों के अलावा एक तीसरी फसल है जिसे जायद या गर्मा फसल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतना मुख्य रूप से ये नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया है, तो मुख्यतः यहाँ पर जो 2 होगा, किसमें क्या होगा? खरीफ फसल और रबी फसल। झारखंड में खरीफ फसल जो होता है 90.5% फसलें उगाई जाती है, यानी टोटल जितना भी फसल होता है झारखंड में उसमें 90.5% सिर्फ और सिर्फ खरीफ फसल है, और शेष रबी फसल जो होता है वो कितना है? 9.20% फसलें उगाई जाती है, और जायद की फसल जिसको गर्मा फसल बोला जाता है वो बहुत, यानी 1% से भी कम। ठीक है, देखिए 0.75% फसल उगाई जाती है। तो मुख्य रूप से 2 ही फसल है, खरीफ फसल और रबी फसल। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? यानी पूरे सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी का प्रमुख नेता कौन था, यानी कौन वहाँ लीड किया था, कौन अगुवाई किया था, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ठीक है, यानी राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही या टिकैत उमराव सिंह? तो इसका सही आंसर बी है, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में चाईबासा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में 3 सितंबर 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसके बाद सभी विद्रोही सैनिक संजय नदी पार कर रांची पहुंचने का निर्णय लिया। ठीक है, संजय नदी पार करके रांची पहुंचने का निर्णय लिया। विद्रोही सैनिकों ने ठुमरा चट्टी में संजय नदी को पार करना चाहा, लेकिन सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं सरायकेला खरसावां नरेश, यानी यहाँ पर ये 2 रियासत थे, सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावां नरेश ठाकुर हरि सिंह एवं उनके समर्थक मुस्तैदी के कारण, ठीक है, यानी वो पहरा दिए हुए थे, उनके मुस्तैदी के कारण जो होता है संजय नदी नहीं पार कर सके। तब अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने उनकी सहायता की थी। ठीक है, और उनकी सहायता की थी इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो होगा अर्जुन सिंह इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है झारखंड में।
झारखंड और जेएसएससी में जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम हुए हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो होता है कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। तो यहाँ इसका सही आंसर सी होगा 1914 ईस्वी में। यानी ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, इस आंदोलन को उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना है। यानी बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1899 1900 ईस्वी में हुआ था, उसी का ये विस्तार माना है। यह एक तरह का सांस्कृतिक क्रांति थी। ठीक है, जिसमें एकेश्वरवाद में आस्था, ठीक है, पशु बलि, मांस खाने और शराब पीने पर परित्याग, जो मुंडा विद्रोह में भी ये चीज़ था। ठीक है, गाय एवं बैल एक पवित्र पशु है, ठीक है, आदि मान्यताओं पर बल दिया गया था। यानी इस विद्रोह में उपरोक्त बातों पर बल दिया गया था। देवमनिया भगत, यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी हैं। देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत तथा भिखू भगत आदि लोगों ने इस आंदोलन में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा में छोटनागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? यानी संविधान सभा जो बना था, ठीक है, उसमें से कौन से आदिवासी नेता ने वहाँ सदस्य थे? यहाँ पर N.E. होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे या कार्तिक उरांव। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह। यानी जयपाल सिंह खेल के साथ साथ राजनीति में भी एक महान थे। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका जयपाल सिंह। जयपाल सिंह को मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। यानी इसको मुस्लिम लीग के सदस्य के सहयोग से ही ये संविधान सभा में पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की गतिविधियों के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से विमुख हो गए, यानी वहाँ से ही अलग हो गए, उसकी गतिविधि से अलग हो गए और मुस्लिम लीग के साथ उनकी निष्ठा टूट गई। बाद में जब वे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए तो उन्हें आदिवासी उप समिति का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, बिरहोर एक जनजाति है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी। तो यहाँ बिरहोर का शाब्दिक जो अर्थ है वह जंगल का आदमी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी बिरहोर शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, इसकी ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है मुंडारी भाषा के दो शब्दों, यानी बीर जिसका अर्थ जंगल होता है, होर उसका अर्थ होता है आदमी। ठीक है, इस तरह के दोनों को एक साथ मिला देने से इसका अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं, यानी इसका कोई अस्थायी ठौर ठिकाना नहीं है, यानी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, ये जहाँ तहाँ अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं और जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उथलू या भुलियास, यहाँ पर देख लीजिए, घुमंतु रूप से जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वैसे बिरहोरों को उथलू या भुलियास कहा जाता है। और अस्थायी जीवन जीने वाले जो बिरहोर हैं उसको जांघी या थानिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लैक, यानी लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है ना? और स्पेलिंग देखिए LAC, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? ठीक है, यज्ञ से, लक्ष्य से, लक्ष्य से या दक्ष से। तो इसका आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक है, लक्ष्य यहाँ होगा, सी में ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर है लक्ष्य। ठीक है, लाख शब्द की उत्पत्ति लक्ष्य से हुई, ऑप्शन 20 का सही है। संस्कृत शब्द के लक्ष्य से हुआ है। इसे लाह भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसे लाह भी कहा जाता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में जो होता है प्रथम स्थान रखता है, यानी लाह जो होता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में ही होता है। यहाँ देश की कुल उत्पादन का आधा, यानी देश में जितना भी लाह होता है उसका आधा 50% लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड के लिए बैसाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड की कुल जितना भी लाह उत्पादन होता है उसमें से बैसाखी लाह का योगदान 82% होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए 1905 में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1908 ईस्वी में। तो स्पष्ट है, आसान प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई।
इसमें 1911 ईस्वी से लोहे का उत्पादन तथा 1914 ईस्वी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। स्थापना हुआ 1907 में, 1911 से लोहा का उत्पादन चालू हुआ, 1914 से इस्पात का उत्पादन चालू हुआ। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के साक्षी नामक एक गाँव थी। अब वो बहुत बड़ा शहर ले चुका है, ठीक है, साक्षी नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए जमशेदपुर का पुराना नाम जो होता है साक्षी है, ठीक है। 1948 ईस्वी में यहाँ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना हुई। 1948 यानी आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में टेल्को की स्थापना की गई। इसके अलावा 1923 ईस्वी में एग्रीको की स्थापना की गई। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है? देखिए आसान प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। देखिए जेपीएससी जैसा प्रश्न, जेपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा, जेएसएससी और कितना बार कलर का एग्जाम होता है जैसे जेएसएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। एकदम इस आसान है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो रामाजोईस, सैयद शिवदेरजी, वेद मारवाह, प्रभात कुमार, इसका आंसर होगा प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार है, जिसका कार्यकाल जो होता है 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था, ठीक है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं अभी जो है, और पहली महिला राज्यपाल हैं, और अब तक में सबसे ज़्यादा समय तक कार्यभार इन्हीं का रहा है, ठीक है। झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। छोटनागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ठीक है, यानी छोटनागपुर का जो क्षेत्र है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? 1964 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। तो यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिया है 4 में से 4 ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन भी जो भी मारा होगा ऑप्शन टिक लगाया होगा सबको आंसर नंबर मिला होगा, ठीक है। छोटनागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने पलामू किला के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं सतबरवा जाकर कैप्टन जैकब कैमक से मिला था, ठीक है। 1771 ईस्वी में स्वयं जाकर कैप्टन जैकब कैमक से मिला। उन्होंने कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली, और 12,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया, ठीक है। 12,000 रुपया प्रति साल कर देना स्वीकार किया। समझौते की दृष्टि है ना, समझौते की पुष्टि के रूप में कैप्टन कैमक ने अपनी टोपी दर्पनाथ शाह की पगड़ी से बदल दी, यानी उसकी टोपी उससे बदल ली। कैप्टन कैमक की टोपी साधारण थी, जबकि नागवंशी परंपरा के अनुसार दर्पनाथ शाह की पगड़ी हीरे से जड़ित थी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर चारों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? यानी संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट कब लागू हुआ? तो यहाँ देखिए 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। देखिए यहाँ चारों ऑप्शन गलत है, यानी एसपीटी एक्ट जो हुआ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था 1949 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। छोटनागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, यानी 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में या 1837 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर डी होगा 1837 ईस्वी में। यानी छोटनागपुर में विल्किंसन कानून 1837 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इसमें यानी जिसमें आदिवासियों के विद्रोह शामिल थे। कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए एक नया कानून बनाया जो काफ़ी हद तक लागू भी रहा, ठीक है। आदिवासी इस रूल को लगाने से शांत हो गए, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे थे। हालांकि इस कानून के बाद भी आदिवासी जमीन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जारी रहा और उसका दमन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। छोटनागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? यानी सीएनटी एक्ट छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन देखिए 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर 1908 ईस्वी है। यानी छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को तैयार करने का श्रेय फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है। इसलिए फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को सीएनटी एक्ट का पिता कहा जाता है। इसे आदिवासियों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, यानी सीएनटी एक्ट को आदिवासी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिनियम इस बात की
इस बात को पुष्टि करता है कि भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी की सामान्य संपत्ति होनी चाहिए। इस कृत्य के कारण आदिवासियों को भूंयहरी और खुटकटी अधिकार प्राप्त है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? देखिए सोहराय से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन 4th JPSC में भी आया था। ये देखिए कहता है कि ऑप्शन देखिए बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव। तो इसका सही आंसर है संथाल, यानी सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पशुओं का श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। अब हम लोग आते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन देखिए 4380 फुट, 4480 फुट, 4580 फुट या 4680 फुट। तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा बी होगा 4480 फुट। इसको याद रखेंगे मीटर में भी, यानी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो होता है मीटर में 1365 फीट है, और जो 4478 यहाँ ऑप्शन में दिया है 80, यानी जो बहुत करीब है, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा, यानी 4478 फीट है। यह निचला हजारीबाग पठार के गिरिडीह क्षेत्र में बराकर नदी के किनारे स्थित है। यह कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी यह जो चोटी है पारसनाथ चोटी पहाड़ी, यह जो होता है कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला प्रश्न कहता है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का क्या नाम है? यानी झारखंड में जो आदिवासी के फूलों का त्यौहार है उसका क्या नाम है? टुसु, बाहा, सरहुल या कर्मा? तो इसका सही आंसर होगा सरहुल। सरहुल झारखंड के आदिवासियों का फूलों का त्यौहार है। यह झारखंड का बनोत्सव है। ठीक है, बनोत्सव है, वन का उत्सव है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें वृक्ष जो होता है उसमें साल के वृक्ष की अहम भूमिका होती है, यानी इस त्यौहार में सखुआ के वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन का आधार है और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला यह पेड़ है। ठीक है, इसी कारण आदिवासी इसे पवित्र मानते हैं और आभार प्रकट करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, इस पर्व में पाहन सरई फूल से पूजा संपन्न करता है। सरई फूल मतलब उस सखुआ यानी साल का जो फूल है उसी से वो पूजा संपन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है? यानी झारखंड में कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है? पाइका, जदूर, जतरा, छऊ? तो इसका सही आंसर होगा छऊ। ठीक है, यानी झारखंड के छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। इस नृत्य का विदेश यानी यूरोप में सबसे पहले, याद रखेंगे, सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में आज़ादी से पहले हुआ था। ठीक है, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने कराया था, यानी वहाँ जो प्रदर्शन हुआ था यूरोप में उसमें कौन करवाया था? सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने कराया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। ठीक है, इस नृत्य का जन्म जो होता है सरायकेला झारखंड से ही है। यहीं से यह नृत्य मयूरभंज, उड़ीसा, पुरुलिया, बंगाल में फैला और इस तरह से आज भी प्रचलित है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है ना। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री देख लीजिए, अभी तक जितना भी बने हैं उसमें से यहाँ ऑप्शन इसका डायरेक्ट देखिए सी आंसर है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। इस तरह से जेपीएससी अभी तक जितना भी जेपीएससी का क्वेश्चन था झारखंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का हम लोग ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे, इसलिए वीडियो को जब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ओके बाय।